नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन ईरा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यह 55 वीडियो लेकर आया हूं और इससे पहले अच्छी वीडियो मैंने डाल चुका हूं और मेरा टेलीग्राम चैनल है फिजिकल एजुकेशन ईरा। अगर आप सर्च करते हैं तो उस पर सारी वीडियो अपलोड है, वहां से भी आप प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं और फ्री ऑफ कास्ट है सारी वीडियो। आप लोग की सेवा के लिए ही मैं बनाता हूं ताकि आप लोग अपने नॉलेज में इन्हांस करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 142 से कि शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के रास्तों को पहले से बाद के क्रम में पहचानिए। पहले क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, यानी कि जो सीक्वेंस है, किस प्रकार ऑक्सीजन हमारे शरीर में एयर जाती है उसका सीक्वेंस बताना है शुरू से लेके अंत तक। तो आपको देखना है कि एल्वेओलस, ट्रेकिया, ब्लड, हार्ट, आर्टरी। एल्वेओलस का मतलब होता है कि छोटे छोटे जो लंग्स में सेक होते हैं, छोटे छोटे जो गुब्बारों की तरह एयर सेक होते हैं, उसी को बोलते हैं एल्वेओली। तो आप ध्यान दें कि पहले हमारा नाक से स्टार्ट होता है, तो नाक तो इसमें है ही नहीं, तो नाक के बाद ट्रेकिया आती है। ट्रेकिया के बाद आपका ट्रेकिया पहले आएगी ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद एल्वेओली, एल्वेओली के बाद आर्टरी, आर्टरी के बाद हार्ट, हार्ट के बाद ब्लड। तो आपको देखना है कि कैसे क्या करना है। देखिए, ध्यान दीजिए, ट्रेकिया हो गया, एल्वेओली हो गया, ब्लड हो गया, हार्ट हो गया और आर्टरी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। पहले ट्रेकिया के थ्रू लंग्स में जाती है, लंग्स के वहाँ एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ब्लड से होता है, ब्लड जाता है हार्ट में और हार्ट भेजता है आर्टरी में। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवार को ढकेलना। दीवार को ढकेलना उदाहरण है किसका? उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति दीवार को पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, तो उसका किसका एग्जाम्पल है? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का, आइसोटोनिक का, आइसोकाइनेटिक का, एसेंट्रिक एक्सरसाइज का। तो जब आप किसी दीवार को धकेलते हैं, पुश करते हैं, तो उसमें फोर्स जनरेट तो होता है, बट आपकी मसल्स लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब कोई मसल लेंथ में परिवर्तन नहीं होता है तो उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक को ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसे हेटिंगर और मूलर ने दिया था, हेटिंगर और मूलर ने दिया था। और आइसोटोनिक, आइसोटोनिक जिसमें गति दिखे, टोन दिखे, तनाव दिखे, मूवमेंट दिखे मसल्स में, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। इसे डीलून ने दिया था, इसे दिया था डीलून ने। और 3 है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। तो आइसोकाइनेटिक का मतलब होता है कि जिसमें समान टेंशन बना रहे गति, कॉन्ट्रैक्शन के समय, मूवमेंट के समय, जिसमें हर एंगल पे समान गति बनी रहे, उसको बोलते हैं आइसोकाइनेटिक। इसे जे पेरी ने दिया था। और एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है आइसोटोनिक में। आइसोटोनिक में 2 कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, एसेंट्रिक और कंसेंट्रिक। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसको कंसेंट्रिक बोलते हैं, और जब वो रिलैक्स होती है फिर भी वो फोर्स को जनरेट करते हुए जाती है तो उसको बोलते हैं एसेंट्रिक। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 144 कि अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में वेस्ट नंबर, जो वेस्ट का नंबर पीठ पे नंबर होता है, किस प्रकार से होते हैं? तो आपको बता दें कि वेस्ट का जो नंबर होता है वो 4 से 15 तक का होता है, 4 से 15 तक का। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन से प्रशिक्षण ढंग में एरोबिक तथा एनारोबिक ऊर्जा प्रयोग होती है? एरोबिक और एनारोबिक। अब यहाँ ध्यान देना है कि फर्स्ट लेग ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग, कंटिन्यूस ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो आपको ये ध्यान देना है कि एरोबिक और एनारोबिक की दोनों बात किया है, एनारोबिक और एरोबिक। तो एरोबिक जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में वर्क करते हैं और एनारोबिक जब हम अब्सेंस ऑफ, अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वर्क करते हैं तो उसे बोलते हैं एनारोबिक। तो आप ध्यान देना है यहाँ पे कि फर्स्ट लेग जो है एरोबिक क्रिया है और कंटिन्यूस भी एरोबिक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी एरोबिक में ही आती है और इंटरवल ट्रेनिंग
इंटरवल ट्रेनिंग में एनारोबिक और एरोबिक दोनों शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसमें स्पीड बढ़ा देते हैं, फिर इनकम्प्लीट रेस्ट में रहते हैं, फिर स्पीड बढ़ाते हैं, फिर इनकम्प्लीट रेस्ट में। तो यानी कि रिकवरी और एक्सरसाइज साथ साथ चलती रहती है। तो इसको बोलते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक एनर्जी, इंटरवल ट्रेनिंग को। अब योग कर्म सुकौशलम परिभाषा दी गई है, यानी योग कर्म सुकौशलम किसमें परिभाषा दी गई है? भगवद गीता, महाभारत, रामायण, योग सूत्र। तो योग कर्म सुकौशलम की जो डेफिनेशन दी गई है वो योग सूत्र में महर्षि पतंजलि जी द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 147 है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ वेलनेस। वेलनेस यानी वेलनेस में स्वस्थता का क्या महत्व है? स्वस्थता का क्या महत्व है? यह अच्छे जीवन यापन में सहायक है, यह दूसरों से मेल मिलाप बढ़ाने में सहायक है, यह आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक है, यह अच्छी आदतें अंतर्निवेश करने में सहायक है। तो इसमें से सबसे स्ट्रांग पॉइंट क्या होगा, आप लोग ध्यान दे सकते हैं। तो इट हेल्प टू लीड ए क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऑप्शन नंबर 1 सही है, यह अच्छे जीवन यापन में सहायक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। 148 है क्वेश्चन नंबर कि लड़कियों की वृद्धि लड़कों की अपेक्षा सर्वाधिक तीव्रता से होती है। आप ध्यान दें कि क्वेश्चन नंबर 148 में ऑप्शन नंबर है 6 से 10 ईयर जो है उसमें समान लेंथ और हाइट रहती है, समान प्रोग्रेस रहता है। लेकिन जैसे ही 13 से 19 के बीच में आती हैं वहाँ पे लड़कियाँ सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। सबसे बड़ी पेशी है, सबसे बड़ी मांसपेशी। लंबी नहीं पूछा है, यहाँ पे बड़ी पूछा है। बड़ी आकार में होती हैं, जैसे बड़ा हो गया ये बड़ा, और लंबी ये हो गई। तो लंबी की बात करता तो सार्टोरियस हो जाती, लंबी की बात करता तो सार्टोरियस हो जाती। लेकिन बड़ी की बात किया है तो ग्लूटियस मैक्सिमम जो हिप पे पाई जाती है, ग्लूटियस मैक्सिमम सबसे बड़ी मसल है। क्वेश्चन नंबर 150 है कि 400 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा समाप्ति से दूरी होती है। अंतिम बाधा जो लास्ट में हर्डल होती है वो कितनी दूरी होती है लास्ट हर्डल की? तो आपको बता दें कि शुरू का जो होता है स्टार्टिंग का वो 45 मीटर दूर पे रखी रहती है, और बीच की सारी हर्डल 35 पे रहती हैं, और जो लास्ट की होती है फिनिश लाइन वाली, फिनिश लाइन से 40 मीटर दूर पे रखी होती है, 40 मीटर दूर पे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर अब ये भी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। मेरी वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही मैं और वीडियो आप लोग के सामने लाता रहूं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। साथियों, यह 56 वीडियो है और यह भी बाइलिंगुअल है, बट आप लोग को जो सामने डिस्प्ले हो रहा है ये इंग्लिश में है। इसके बाद सेम क्वेश्चन हिंदी में होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश में तो एक्सप्लेन कर दूं, आप लोग को हिंदी में भी डिस्प्ले कर दूंगा ताकि आप लोग को क्लियर से समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हु इज नोन एज फाउंडिंग फादर ऑफ एशियन गेम। कहा है कि किसे एशियन गेम का फादर कहा जाता है। एशियन गेम जो इंडिया में हुई थी 1951 में, किसे फादर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी प्रोफेसर गुरुदत्त सोढ़ी, और डी है महाराजा यादवेंद्र सिंह पटियाला। तो जो फाउंडर ऑफ ये फादर ऑफ एशियन गेम मुझे इसे बोला जाता है वो है प्रोफेसर गुरुदत्त सोढ़ी, और एशियन गेम दिल्ली में 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटिल, अरस्तु के अनुसार खेल का वास्तविक प्रकृति है।
खेल का वास्तविक, अरस्तू के अनुसार खेल का वास्तविक प्रकृति है? तो ऑप्शन नंबर ए है अनकंस्ट्रेंड, और इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, कैथेटिक यानी विरेचन का सिद्धांत जो था विरेचन है, यानी कि अरस्तू के अनुसार खेल की प्रकृति का जो आधार है विरेचन है। सी क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्चुअली फिजिकल एजुकेशन इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ, मानी कहा है कि वास्तविक रूप से जो शारीरिक शिक्षा है वह किसका सक्रिय रूप है? किसका सक्रिय रूप है? मनोरंजन का यानी रिक्रिएशन का, एरोबिक का, जिम्नास्टिक का और स्पोर्ट्स का। तो सक्रिय रूप जो है ये फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन का एक सक्रिय रूप है फिजिकल एजुकेशन और एक फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर वे सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब बना था? माने AIO कब बना था? 1927 में, 1927 में बना था इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन विच ओलंपिक गेम वोमेन पार्टिसिपेट इन फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार महिलाओं को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1896 में, 1900 में, 1920 में और 1920 में एम्स्टर्डम में। तो पेरिस ओलंपिक 1900 में महिलाओं को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन सेड टू बी, जो शारीरिक शिक्षा का दर्शन है वो क्या कहता है? इलेक्टिव यानी चयनित है, सेलेक्टिव है या इक्लेक्टिव है, इम्परेटिव है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इम्परेटिव। आइए कुछ क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं, यानी कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं तो इसमें हिंदी मीडियम में गुरुदत्त सोढ़ी हो गया, उसके बाद यहाँ पे विरेचन का भाव विरेचन हो गया, उसके बाद 3 है तो मनोरंजन हो गया, और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का है 1927 और 5 का है 1900, और शारीरिक शिक्षा का दर्शन क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का दर्शन क्या है? इक्लेक्टिव में ऑप्शन नंबर बी है। तो इसमें आप देख सकते हैं इक्लेक्टिव का मतलब उदार, और उसके बाद मनुष्य की सामाजिकरण प्रक्रिया निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण कारक है? यानी कहा है कि मनुष्य की जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है, मनुष्य एक दूसरे से जो इंटरेक्ट करता है, सामाजिकरण होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सामाजिक समझ, सामाजिक शिष्टाचार, सामाजिक यात्राएं, और सी है लोगों के बीच सामाजिक संपर्क। तो जितना भी लोगों के बीच सामाजिक संपर्क करेंगे उतना ही सामाजिकरण की प्रक्रिया बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आइए इधर ध्यान देते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, 8 करते हैं। तो 8 में है आपका कि ए पर्सन पोस्चर मोस्ट इन्फ्लुएंस बाई हिज, यानी एक व्यक्ति का जो पोस्चर होता है किससे प्रभावित होता है? जो पोस्चर होता है किससे प्रभावित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है मूवमेंट हैबिट से, और बी है होम इन्वायरमेंट से, लाइफ स्टाइल से, और न्यूट्रिशनल स्टेटस से, पोषक स्तर से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मोमेंट हैबिट से ही व्यक्ति का पोस्चर प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद कहा है कि इन टैलेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉर स्पोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एवं ग्रेटेस्ट इम्पॉर्टेंट, कहा है कि जब आप स्पोर्ट्स में, खेल में टैलेंट का पहचान कर रहे होते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण होता है? कौन सा फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण होता है कारक? तो मेंटल मैच्योरिटी, मानसिक परिपक्वता, बी है जेनेटिक, और सी है मोटर क्वालिटीज़, और डी है क्रोनोलॉजिकल एज। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में, पहचान में, वो है मोटर क्वालिटीज़।
मोटर क्वालिटीज, गामक गुणवत्ताएं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन इज व्हेन मसल इज, कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन व्हेन हिज मसल इज, यानी कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन कब होता है? जब मसल क्या करती है? शार्टेनिंग होती है। अब कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन बता दें कि ये ह्यूमरस बोन हो गई और ये रेडियस और अल्ना हो गई, रेडियस अल्ना हो गई। अब कंसेंट्रिक ये मसल्स हो गई, ये मसल्स जब मसल्स छोटी होगी, ये लेंथिंग मसल है, जब ये छोटी होगी तो उसको बोलते हैं कंसेंट्रिक, और जब ये लेंथ में होगी तो उसको बोलते हैं एसेंट्रिक। तो उसका ऑप्शन नंबर सी सही है। शार्टेनिंग जब मसल्स होती है तब उसको बोलते हैं कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन। आइए इसका हिंदी देख लीजिए कि इसका ए सही है, उसके बाद दक्षता कौशल इसमें सी सही है, उसके बाद छोटे आकार के समय सी सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर एक और है कि आगे बढ़ते हैं, हिंदी मीडियम पे आते हैं कि थोड़े समय के लिए मसल्स की हाइपरट्रॉफी क्या कहलाती है? थोड़े समय के लिए मसल्स की, मांसपेशियों की हाइपरट्रॉफी क्या कहलाती है? तो आपको बता दें कि ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मसल्स हाइपरट्रॉफी और हाइपोट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि साइज का बढ़ जाना, हाइपोट्रॉफी का मतलब होता है कि साइज का कम होना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, क्षणिक हाइपरट्रॉफी। थोड़े समय की बात किया है तो क्षणिक मांसपेशी हाइपरट्रॉफी, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लेकिन आप लोग को जानना जरूरी है तीनों ऑप्शन का, और बहुत इम्पॉर्टेंट है। फाइबर हाइपरप्लेसिया का मतलब होता है, फाइबर हाइपरप्लासिया का मतलब होता है कि जब मसल्स फाइबर में नंबर ऑफ फाइबर बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ मसल फाइबर बढ़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं फाइबर हाइपरप्लासिया। और बी है क्रोनिक हाइपरट्रॉफी, क्रोनिक हाइपरट्रॉफी जब मसल में लंबे समय तक मसल का आकार, साइज का मसल फाइबर के साइज जो आकार लंबे समय तक बढ़े रहते हैं उसको बोलते हैं क्रोनिक हाइपरट्रॉफी। और फाइबर हाइपरट्रॉफी में जब एक मसल फाइबर की साइज बढ़ जाती है उसको बोलते हैं फाइबर हाइपरट्रॉफी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 12 पे आते हैं। डॉम्स का फुल फॉर्म पूछा है, DOMS, डॉम्स का फुल फॉर्म पूछा है। तो क्या होता है डॉम्स का फुल फॉर्म? डिलेड ऑनसेट मसल स्विफ्टनेस, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, डिलेड ऑनसेट मसल स्वीटनेस, डिलेड ऑनसेट मसल स्पीड। तो डॉम्स का सेकेंड ऑप्शन सही है, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। ये एक तरह से डिसऑर्डर होता है मसल्स में जो वर्क करने के समय आता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन 13 है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द पर्सन एक्सरसाइजिंग द कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी फूड इनटू। कहा है कि जब पर्सन कोई एक्सरसाइज करता है तो उस समय जो केमिकल एनर्जी है, फूड है, जो केमिकल एनर्जी है उसमें किस में कन्वर्ट करती है? तो थर्मल एनर्जी में, न्यूक्लियर एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वो जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट करती है थर्मल एनर्जी में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन द रेस्पिरेटरी पैसेज एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन गैस एक्सचेंज, कहा है कि हवा की वह मात्रा जब हम श्वसन के दौरान लेते हैं परंतु वह श्वसन के समय
एक्सचेंज नहीं होता है, पास नहीं होता है, यानी कि एक्सचेंज नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? आइए यहाँ देखते हैं कि हवा की मात्रा जो श्वसन मार्ग में पड़ी रहती है और गैस एक्सचेंज में भाग नहीं लेती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है महत्वपूर्ण क्षमता, वायु गुब्बारा वेंटिलेशन, और सेकेंड विंड, और शारीरिक मृत अंतरिक्ष। शारीरिक मृत अंतरिक्ष। तो आइए यहाँ पे देखते हैं वाइटल कैपेसिटी, एल्वेयल वेंटिलेशन, एनाटॉमिकल डेथ स्पेस, सेकेंड विंड। तो जब वो क्वेश्चन आप पढ़े हैं, देखे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। एनाटॉमिकल डेड स्पेस का मतलब होता है कि जब हम कोई हवा लेते हैं और वो हवा पड़ी रहती है, उसका कोई एक्सचेंज नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस, यानी कि एनाटॉमिकल मृत स्थान। वाइटल कैपेसिटी होती है कि जब हम फोर्सफुली इनहेल करके फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं, तो उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। और एल्वेलर वेंटिलेशन में मतलब होता है कि जो एल्वेली लंग्स है, उसमें छोटे छोटे एल्वेली होती हैं, जब उनका आदान प्रदान होता है गैसों का, तो उसको बोलते हैं एल्वेलर वेंटिलेशन। और सेकेंड विंड क्या होता है कि वर्क के समय जब हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं और फिर कुछ समय बाद कंफर्टेबल फील करने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं सेकेंड विंड। अब आप समझिए, जैसे 2 राउंड आप रनिंग करना शुरू किए, बीच में ऐसा समय आता है कि अब लगता है कि मैं रनिंग नहीं कर पाऊँगा, रुक जाऊँगा। उसके बाद वह जब मेंटेन किए रहते हैं आप उसी पे, तो कुछ समय बाद आपको कंफर्टेबल फील होने लगता है, कुछ देर तक आप पूरी कंफर्टेबली लगते हैं, फिर कुछ समय बाद अनकंफर्टेबल फील करते हैं, फिर कंफर्टेबल में, तो इसी को बोलते हैं सेकेंड विंड। और वर्क के समय सेकेंड विंड हमेशा चलता रहता है, तो दोहरी श्वास बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 1 OTP कंसिस्ट ऑफ। तो एटीपी का फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा कि एडिनो ट्राईफास्फेट। तो आप इसमें ढूंढना है कि 3 एडेनोसिन एंड 1 फास्फेट। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है कि 1 एडेनोसिन एंड 3 फास्फेट ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर सही है, 1 एडेनोसिन और 3 फास्फेट ग्रुप होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इसमें 4। क्वेश्चन नंबर 16 है कि टोटल टाइडल वॉल्यूम मीन्स। जो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि नॉर्मली श्वास को लेना और नॉर्मली श्वास को निकालना, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मली ब्रीथ लेना और नॉर्मली छोड़ना, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और इसमें होता है 500 ml, नॉर्मल होता है 500 ml। तो आप देखिए इसमें कौन सा सही होगा कि एयर लेफ्ट इनसाइड लंग्स आफ्टर फोर्सफुली, केवल लेफ्ट साइड के लंग्स की बात क्या है कि जो फोर्सफुली निकालते हैं। बी मैक्सिमम एयर इनहेलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा एयर को लेना। और सी है एयर इंस्पायर्ड एंड एयर एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथ। वही बात है कि एयर को लेना और एक्सपायर करना नॉर्मल श्वसन के समय। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि विच चेम्बर ऑफ हार्ट इज मोस्ट हार्डेस्ट वर्किंग चेम्बर। कहा है कि हार्ट का जो 4 चेम्बर होते हैं, उनमें से कौन सा चेम्बर जो है हार्ट का, कौन सा चेम्बर जो है ज़्यादातर हार्ड वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है राइट वेंट्रिकल। ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, और ये राइट आर्ट्रियम हो गया, और ये लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो राइट वेंट्रिकल, राइट आर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टिकल। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है हार्ट में सबसे ज़्यादा
हार्डेस्ट वर्क करता है। तो इस प्रकार मैं आज की वीडियो यहीं पे रोकता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।